नमस्कार विद्यार्थियों। आज अब हम हल करेंगे हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 का गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। तो ये इसी वर्ष बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और ये पूरा का पूरा रिड्यूस सिलेबस है, जिसमें कि 30% कोर्स को रिड्यूस किया गया है। वो उसी प्रकार का पूरा मॉडल पेपर है और इसको अच्छे से समझना है, इसी के अनुसार हमें तैयारी भी करना है। ठीक। और जब भी आप परीक्षा हाल में जाएं तो निर्देश पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। निर्देश पढ़िए, उसके बाद ही प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करिए। तो अच्छे से समझने के लिए चलिए आज बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, पहले पढ़ते हैं हम निर्देश। ठीक है। सबसे पहले समय देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का होता है। ठीक है। यूपी बोर्ड का ये प्रश्न पत्र है। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सामान्य निर्देश। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। यदि रफ्तार के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना करें। ठीक। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। और 8वां, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ लिखिए और जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए ये प्रश्न पत्र मॉडल पेपर हम हल करवाएंगे, तो उसको पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन पूरा बिना स्किप किए ही देखें तो अच्छे से पूरा का पूरा एक एक करके समझ में आएगा। तो चलिए हल करते हैं इसका आज का प्रथम प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है और प्रत्येक, अब देखो निर्देश इसके भी हमें पढ़ना है। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक। प्रश्न 1 का अब का देखेंगे। ठीक है। तो का हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इधर डाल लेंगे। प्रश्न 1 का ऐसे डाल लिया। अब हमें पता है इसका आंसर क्या होगा। देखो, का निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो ये 18 और 25 है। सहभाज्य होता क्या है, वे संख्याएं जिनका केवल, यदि अभाज्य गुणनखंड, ऐसी 2 या 2 से अधिक भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। जिनका केवल अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। ठीक है। 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक। तो देखो, 18 और 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इनका गुणनखंड 1 मिलेगा, बाकी में इसमें 7 हो जाएगा, इसमें 31 खुद हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए सहभाज्य गुणनखंड किसका बनेगा, 18 और 25 का। तो हम लिख सकते हैं इसका सीधे सीधे आंसर 18, 25। 18, 25। ठीक। ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x के मूलों का गुणनफल है। देखो, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, -x नहीं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो इसमें है ही नहीं, यानी 0 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, प्रश्न 1 का खा में क्या हो जाएगा, 0। तो एग्जामिनर की तुरंत नज़र जाएगी इसमें। ठीक है। बहुविकल्पी है, इसमें एक भी अंक नहीं कटते हैं। यदि आंसर सही है तो फिर सही है। ठीक। अब देखेंगे प्रश्न 1 का गा। 1 का गा में क्या है, कह रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि
उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, हाँ होती हैं, पता है, बिल्कुल पता है। सेकंड में दिए संगत कोण बराबर होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। तो विकल्प तीसरा दिया उपर्युक्त में से दोनों, हाँ ये तो बिल्कुल सही है कि उपर्युक्त में से दोनों हैं। इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों तो उपर्युक्त में मान लो ये दोनों गुण होते ही होते हैं समरूप त्रिभुजों में। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। तो हम यहाँ लिख देंगे उपर्युक्त में से दोनों। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न 1 का घ देखते हैं। ये क्या है, कह रहा cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान है। अब देखो यहाँ हमें करना क्या है, साइन 60 और cos 30 और साइन इनके सबके मान रख के जो हमें कैलकुलेट करने पर प्राप्त होगा वो क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है ना। ठीक, तो इसका आंसर हम सीधे लिख सकते हैं 0, यानी यही हो जाएगा इसका आंसर। अब अंगा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसमें मानक विचलन नहीं है। तो इधर हम लिख लेंगे प्रश्न 1 का अंगा। 1 का अंगा नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, मानक विचलन। इधर हम लिख सकते हैं मानक विचलन। ठीक है, क्योंकि हम सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ते हैं, ये माध्य पढ़े, माध्यिका पढ़े, बहुलक पढ़े, मानक विचलन तो पढ़े नहीं है। और सांख्यिकी जो है ना उसी को पहले जो किताबों में चलती थी उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से ही हुआ करती थी। ठीक, और अगला नंबर है सवाल, कह दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक, तो इसके जो विकल्प हमें दिए हैं, इस सवाल के विकल्प दे दिए हैं -4, 0, 0, इतना, और इसका ये तीसरा विकल्प सही होगा -4, -4। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रश्न अंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रश्न 1 का 4 नंबर। और ये 6 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं, इनको हम बिना हल करे यदि आंसर सही सही पता है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो -4, -4 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे, हल करेंगे अगला सवाल। तो इसको जितना कम समय लगे उतने कम समय में कर लेना है, क्योंकि हमें समय भी बचाना होता है। जब परीक्षा हाल में जाएंगे तो समय ऐसा पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी गुजर गया। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसमें हमें हल करने में समय नहीं बिताना। यदि हल बिना हल करे हमें आंसर नहीं पता चल रहा है तो हल कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही टिक करिए। ठीक, तो अब अगले सवालों को हम हल करेंगे। जो सवाल नंबर अब दूसरा है, दूसरे के सभी खंड हल कीजिए। और ये देखो प्रत्येक सवाल 1-1 अंक का है, तो इसको भी जितना भी शॉर्टकट में कर सकें तो इसके भी अंक नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे इसका दूसरे का नंबर। अब देखेंगे प्रश्न 2 का। और हाँ, जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उनको जहाँ तक संभव हो 4-6 प्रश्न होते हैं, उन 6 को एक ही प्रश्न में करें। ठीक है, आधा इधर आधा उधर ये नहीं चलेगा। ठीक, तो अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरे का। दूसरे का कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको देख लेते हैं। 2 का हल में हमें समीकरण दिए हैं, तो लिख लेंगे समीकरण। समीकरण क्या है, दे रखे हैं 2x² - 4x + 3 बराबर 0। ठीक है, का विविध कर ज्ञात करना है। अब जब भी विविध कर ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें ABC के मान चाहिए। ठीक है, तो हम a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर होता है x² का गुणांक जो होता है 2 हो गया, कामा b बराबर x का गुणांक होता है यानी -4 है, और c बराबर होता है जो अचर पद हो, तो अचर पद यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमें पता होना चाहिए विविध कर का सूत्र। तो विविध कर
विविध कर को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये होता है विविध कर। तो इसी में रख देंगे मान। तो देखो b का मान क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान है 2, तो इंटू 2 इंटू सी का मान है ये 3, तो 3 रख दिया। तो 4 का वर्ग होता है 4 चौको 16, ठीक, माइनस होता है प्लस वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, -3 दूना 6 चौको 24 हो गया। तो अब देखो 16 में 24 घटाएंगे बचेगा -8। अब यानी ये क्या आ गया हमारा विविध कर आ गया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे, चूँकि विविध कर, ठीक है, ऋणात्मक है, यानी विविध कर का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या मूलों की प्रकृति पूछी थी ना, तो ये जो मूलों की प्रकृति होगी, तो हम कह सकते हैं मूल कैसे होंगे, जब विविध कर ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होंगे, ठीक है ना, ठीक, ये आंसर हो गया। और 1 नंबर का सवाल है, और इससे भी छोटा कर पाते तो कर सकते थे, हालांकि इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं तो इतना ही करेंगे। अब खा नंबर तो इधर डालेंगे हम, प्रश्न 2 का खा, ठीक भाई, जगह बची है, 2 का खा तो हो ही जाएगा। 2 का खा में अब इधर करते हैं हल। हल में देखिए हमें पहला सवाल दे रखा, खा सवाल दिया 15 काट ए बराबर 8, तो यही चीज़ लिख लेंगे, 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम पहले 15 को इधर भेज लें, तो ये बचेगा क्या, काट ए बराबर आ जाएगा 8/15, ठीक। अब ये त्रिकोणमिति से सवाल है, तो त्रिकोणमिति से समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, तो यहाँ एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। नाम दे देते हैं, इसको ए ना करके इसको हम सी देते हैं, सी, इसको बी और इसको ए कहते हैं, ठीक। यानी हम ए इसी को क्यों दिया भाई, क्योंकि इस कोण ए पर बन रहा है, ठीक है। तो अब काट ए बराबर देखो क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है, क्योंकि tan थीटा लंब बटे आधार, तो काट tan का उल्टा होता है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार इसका कितना हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। और समझने के लिए यहीं हम लिख सकते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आधार क्या हो गया 8 हो गया और लंब हो गया ये BC, ठीक। तो अब हमें AC का मान पता होना चाहिए, तभी तो हम साइन और सेक के मान निकाल पाएंगे। तो पहले ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र में देखेंगे कर्ण क्या है AC, तो रख देते हैं AC का वर्ग बराबर लंब क्या है BC, BC का वर्ग प्लस आधार क्या है AB, AB का वर्ग। तो AC का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो BC का हमें पता है कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार AB, AB का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का होता है 64, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 289, यानी ये AC स्क्वायर बराबर आ गया इतना 289। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो AC बराबर हम केवल 17 लिखेंगे, क्योंकि ये मापें हैं और मापें कभी ऋणात्मक होती नहीं है। AC का मान हमें पता चल चुका। अब हमें मान का आएगा चाहिए, देखो सवाल में साइन ए और सेक ए का, तो अब साइन ए बराबर लगा दो भाई, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब है इसमें BC, भाई यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है,
तो लंब क्या है, यानी BC मतलब 15, और कर्ण क्या है, ये AC मतलब 17, ये हो गया। और फिर किसका पूछा है, सेक ए, तो यहाँ पर सेक ए यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास का उल्टा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण कितना है, AC का मान ये निकल कर आया 17, तो हम रख देंगे 17 और बटे आधार क्या है 8, ये तो ये हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। 1 नंबर के सवाल हैं तो ज़्यादा लंबा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं प्रश्न 2 का गा, ये भी 1 नंबर का सवाल है। देखो सवाल कर रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का सवाल है तो जितना छोटा कर सको उतना करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज पहले तो बना लेते हैं। एक ये हो गया हमारा, नाम दे देते हैं ABC, और दूसरा यहीं बना लिया, नाम दे देते हैं इसको DEF। ठीक, पहले का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 और दूसरे का 289। ठीक, तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, देखो चूंकि समरूप नहीं, चूंकि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज DEF के, ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है, 1 नंबर का सवाल है और प्रश्न इसी तरीके से डालिए। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यानी अनुपात में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, यानी इनका अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के। संगत भुजाएं हम ले लेते हैं AB अपान DE, तो AB अपान DE इनके वर्गों के अनुपात के बराबर। ठीक, तो एक ही ब्रैकेट में हमने ऐसे लिख दिया। तो अब देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं 121 और बटे इसका 289 बराबर AB अपान DE का होल स्क्वायर। 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब देखो 121 को हम क्या करें, लिख लें 11 बटे, और ये होता है 17 का वर्ग, तो 17 इनका होल स्क्वायर बराबर AB अपान DE इनका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा, सीधे लिख दें AB अपान चलो अब लिख गया DE बराबर 11 बटे 17, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं AB अनुपात में कन्वर्ट कर लो, चूँकि बटे में, बटे से अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं, अनुपात DE बराबर आ जाएगा 11:17। ठीक, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा 11:17। तो ये 1 नंबर का सवाल है, इतने में ही करना बहुत सही है। अब अगला नंबर देखेंगे घा, कर किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहीं हम डालेंगे प्रश्न, ये कौन सा है, ये 2 का घा है, तो 2 का घा नंबर। ठीक, तो इधर हम डाल लेते हैं हेडिंग हल। तो हल में देखेंगे जो जो दिया है, क्या माध्य दिया है, यानी माध्य बराबर कितना दे रखा है 16, और बहुलक दिया है तो हम लिख लेंगे बहुलक बराबर है 13, और हमसे पूछा क्या बंटन की माध्यिका पूछा है, तो लिख लो माध्यिका बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब देखो एक संबंध होता है बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच में, तो वो क्या होता है, ये होता है बहुलक
बहुलक। बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ठीक, यानी माध्यिका का 3 गुना और समांतर माध्य का 2 गुना का अंतर जो है ना वो बहुलक के बराबर होता है। ठीक, तो रख दो मान। बहुलक का मान कितना है 13, तो ये आ जाएगा 13 बराबर 3 इंटू माध्यिका और माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, हमें पता है कितना 16, तो 16 रखेंगे। माध्य या समांतर माध्य एक ही चीज़ होती है। ठीक, तो अब इनको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 13। अब देखो 16 दूना 32 होगा, तो 32 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 32 बराबर इधर कितना बचेगा 3 इंटू माध्यिका। ठीक है ना। अब देखो इनको ऐड कर दो तो 3 2 5 और 3 1 4 45 बराबर, और ये 3 गुणा में है, इधर ले आते हैं बट्टे में 3 भी लिख लिए एक साथ। ठीक, तो इधर क्या बचेगा माध्यिका 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3 53 15, तो यहाँ से जो माध्यिका बराबर आएगा वो हो जाएगा माध्यिका बराबर आ जाएगा 15, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक, अब अभी थोड़ी ये जगह बची, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, हम अगले प्रश्न में करेंगे। क्योंकि ऐसी अगर थोड़ी जगह बच रही है तो वहाँ से प्रश्न स्टार्ट ना करें, अगले पन्ने से ही करें। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। तो देखेंगे अब अगला सवाल। और देखिए वैसे भी ये दूसरा प्रश्न पूरा समाप्त हो चुका है, अब तीसरा स्टार्ट करेंगे हम। तीसरा कह रहा है सभी खंड हल कीजिए, तो तीसरा प्रश्न हमें अगले पन्ने से ही करना होगा। ठीक है, चाहे कितनी भी जगह न बचती हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल। ठीक, हल में क्या कहते हैं, हमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, इस तरीके से मान लिया। जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये √3 जो है किस रूप में होगी P/Q के, तो √3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। ये रूप की ही तो होगी, क्योंकि सम संख्या परिमेय संख्या कैसी होती है P/Q के रूप में। और ब्रैकेट में हमें ये चीज़ दर्शा देना है जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसे हमने मान लिया और ये लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। ठीक है, वो होता है सहभाज्य पूर्णांक। तो अब क्या करूँ, √3 का इधर गुणा करा दो, तो इसको नहीं Q का, तो ये हो जाएगा √3 Q बराबर P। अब क्या करो, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 Q का होल स्क्वायर बराबर P²। ठीक है, तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 3Q² बराबर
पी स्क्वायर। अब 3 को हम भेज देते हैं इधर बटे में, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर बटे 3। ठीक, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1 दे दिया। अब यहाँ से एक चीज़ हमें ये बताना होगा। अब देखो पी स्क्वायर का 3 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो हम ये चीज़ लिखेंगे, चूंकि पी स्क्वायर 3 से कामा लगा कर लिखेंगे, ठीक है, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं इसलिए P यानी जो P है वो भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। इसको स्टेटमेंट हम A कह देते हैं। ठीक, अब ये विभाज्य क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे हम देखो समझा रहे, 100 का वर्ग है, मान लेते हैं ये कितने से विभाज्य है, 10 का वर्ग है, मान लो 5 से विभाज्य है। ठीक, 5 से विभाजित है तो कितना आएगा जाएगा, 5 दूना 10, 20 आएगा। तो इसलिए 10, 5 का वर्ग 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10, तो 10 भी तो 5 से विभाज्य होगा। ठीक, तो ये चीज़ चाहे अब देखो हम 25 को ले लें, ठीक है, अरे चलो 8 को ले लेते हैं किसी भी संख्या से। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, जैसे 64 है, 64 8 से विभाज्य है, तो 8 का वर्गमूल जो होगा ना वो भी तो 8 से विभाज्य होगा, 8/8। तो इस प्रकार से कुछ भी संख्याएं हैं तो वो क्या होती हैं, उनका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाजित होता है, ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक, तो स्टेटमेंट ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये जो पी स्क्वायर है इसके बराबर हम मानेंगे, यानी जिसके बट्टे में हम समीकरण 1 देते हैं उसका अंश वाला हम एक कुछ मान लेंगे। तो माना पी स्क्वायर बराबर, अब पी स्क्वायर ने केवल पी मानेंगे, यानी पी बराबर, अब देखो कितना मानेंगे, नीचे कितना है 3 है तो 3m मान लेते हैं। ठीक, ये माना और ब्रैकेट में दर्शा देंगे जहाँ m कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है, ये लिखना है। तो अब क्या करते हैं, p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख दो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। तो ये एक क्या है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे, p का मान कितना है 3m माने हैं, तो 3m का होल स्क्वायर बटे कितना है 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 3m, नहीं 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9m स्क्वायर बटे 3, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो यानी ये बचा कितना 3m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो 3 को इसके बटे में भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3, ये हो गया। अब देखिए, अब देखो जो m स्क्वायर नहीं क्यू स्क्वायर है वो भी तो 3 से विभाजित है, तो ये चीज़ हिंदी में हम लिखेंगे 3 भी, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। इस तरीके से हमें लिख देना और इसको दे दिया स्टेटमेंट बी। तो अब देखो ये कथन जो था ए था और ये बी है। अब ए व बी से देखिए पी स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है और क्यू भी 3 से विभाज्य है, यानी यहाँ पी 3 से विभाज्य है और यहाँ क्यू भी 3 से विभाज्य है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो हम कह सकते हैं कथन ए व बी से स्पष्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कथन ए व बी से स्पष्ट है कि
पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। ठीक, तो यहीं हम लिख देंगे प्रूव्ड। ये हिंदी में ऐसा लिखना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। तो अगला सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वो सब्सक्राइब करोगे तो अगला वीडियो तुरंत मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।